आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। एक छोटा सा टॉपिक आपको दिया गया है जो कि है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। इससे पहले आपने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर आपको ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट का फ्यूज़न और फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ाया जाएगा। कम्युनिटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो वो कम्युनिटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, सो फार वी हैव सीन बी डिस्कसिंग द वेराइटी ऑफ मोड that different species use for reproduction. Let us now look at the species that we are the most interested in, namely humans. Humans use a sexual mode of reproduction. How does this process work? कैसे process काम करता है? Let us begin in apparently unrelated point. All us know that our body change as become older. जैसे आप बड़े होते हो आपकी बॉडी चेंज होती है, बॉडी में चेंजेस आते हैं। यू हैव लर्न चेंजेस दैट टेक प्लेस इन योर बॉडी अर्लियर इन क्लास 8 ऑल्सो। वी नोटिस दैट आवर हाइट इंक्रीजेज, आपकी हाइट बढ़ती है कंटिन्यूसली फ्रॉम अर्ली एज टिल नाउ, अब तक। एंड वी एक्वायर टीथ्स होते हैं आते हैं आपके। एंड वी हैव इवन लूज द ओल्ड, पुराने टीथ टूट जाते हैं। सो कॉल्ड मिल्क टीथ, उनको हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ्स। एंड एक्वायर न्यू वन, उसके बाद आपके न्यू वन आते हैं, नए टीथ्स आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहां लिखा है ऑल ऑफ दीज आर चेंज दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन विच द बॉडी बिकम लार्जर, बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स अ होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस अकर दैट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस सिंपली एज बॉडी इनलार्जमेंट। ठीक है, तो यहां से आपसे पूछा जाता है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। नीचे वाले पैराग्राफ से पूछेंगे कि मेल्स में फीमेल्स में प्यूबरिटी आने पर, यानी रिप्रोडक्टिव एज आने पर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि भाई ऑल लिखा है इंसीड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, प्रोपोर्शन चेंज, न्यू फीचर अपीयर एंड सो डू न्यू सेंसेशंस अपीयर्स होती हैं। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल। वी बिगिन टू नोटिस थिक हेयर ग्रोइंग इन अ न्यू पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया। तो ये कैरेक्टराइज पूछ लेते हैं, यहाँ सवाल पूछ लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, in the thighs, and which can also become darker in the color. Thinner hair can also appear on the leg and the arms as well as on the face, and the skin frequently become oily. Skin कैसी हो जाती है? ऑयली हो जाती है। बच्चों की ऑयली नहीं होती है। and we might begin to develop pimples. हमारे क्या होते हैं? कभी कभी पिंपल्स भी होते हैं। and we begin to conscious and aware about both our body and those of other in new ways. On the other hand, there are also changes taking place that are different between boys and girls. In girls, breast size begins to increase with darkening of the skin of nipples and the tip of the breast, and also girls begins to menstruate at around this time. Boys begin to have new thick hair growth on face, beards आ जाती है, and thick their voice begin to crack. लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ पतली हो जाती है। And further, the penis occasionally become to enlarge and erect either in the daydreams or at night. All of these changes takes place slowly over a period of months and years. They do not happen all that sudden. ऐसा नहीं होता कि एक दिन में ऐसे चेंजेस आते हैं। मतलब it will take time, 1 or 2 or 3 years, and nor do they happen at the exact age. ऐसा भी नहीं है कि हमेशा हर एक में ही 13 या 14 साल में ही आएंगे। किसी में 15 साल में, किसी में 12 साल में, किसी में 14 साल में। In some people, they happen early and quickly, while in others, they can happen slowly. Also, each change does not become completely quickly either. So, for example, thick hair on the face of in boys appear as a few scattered hair. पहले छोटे छोटे hairs आते हैं beards के, and only slowly does the growth begin. धीरे धीरे उनकी growth बढ़ती है. And even so,
ऑल दीज चेंजेस शो डिफरेंस बिटवीन पीपल जस्ट एज वी सी, इससे यही पता लगता है कि इसकी उम्र कितनी है ना, दिखता है, पता चल जाता है. एंड जस्ट एज वी हैव डिफरेंट शेप नोज इच और फिंगर्स, so also we have different pattern in hair growth or sizes and shape of breast or penis. All of these changes are aspect of the sexual maturation of the body. ये सारे changes जो हैं बॉडी के सेक्सुअल मैचुरेशन को दर्शाते हैं, दिखाते हैं. तो ये भी सवाल यहाँ से बन सकता है कि सेक्सुअल मैचुरेशन बॉडी के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं. तो आप बता देना कुछ कैरेक्टर्स इनमें से. आगे लिखा है व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैचुरेशन एट दिस एज, क्यों दिखाता है ऐसा. तो आपको ये बिल्कुल सीधी बात है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है. लिखा है कि वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड ऑफ स्पेशल सेल टाइप इन मल्टीसेलुलर बॉडीज टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एंड द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन. ठीक है ना. तो ये देखो यहाँ शुरू होता है कि हमारे अंदर भी जर्म सेल का फॉर्मेशन होना, क्रिएशन ऑफ जर्म सेल का फॉर्मेशन होना, ठीक है ना, टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन. ये भी एक स्पेशल फंक्शन है कि आपके अंदर जो है जर्म सेल्स बनने लगे, यानी स्पर्म्स और एग का फॉर्मेशन होना. एंड वी हैव सीन दैट प्लांट डेवलप स्पेशल सेल एंड टिश्यू टाइप ऑफ क्रिएट दैम. इसी तरह प्लांट, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि प्लांट के अंदर एंथर होता है, ओवरी होती है, वहाँ जा करके वहाँ स्पेशल सेल्स होती हैं. वो स्पेशल सेल्स आपके गैमेट के फॉर्मेशन में हेल्प करती होती हैं. इसी तरह ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल टिश्यू होते हैं. ऐसा नहीं है कि बॉडी का कोई भी पार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह रिप्रोडक्शन में भाग ले लेगा, ऐसा नहीं होता. ठीक है ना. यहाँ पर क्या होता है कि आवर बॉडी हैव स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स और स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू टू फॉर्मिंग द जर्म सेल्स, यानी आर दो सेल्स दे विल टेक पार्ट इनटू द रिप्रोडक्शंस, उनको बनाने में हेल्प करता है. लिखा है कि however while the body of individual organism is growing to adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. ठीक है, दोबारा पढ़ो. ये कह रहे हैं कि human being also develops special tissue for this purpose, and however while the body of the individual organism is growing to its adult size, जैसे जैसे बॉडी adult size की ओर बढ़ती है, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. And while that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be measured priority. Thus, as the rate of the general body growth begin to slow down and reproductive tissue begin to mature, तो धीरे धीरे जब आपकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी आती है, प्यूबरिटी कहते हैं उसको, प्यूबरिटी आती है, तो उस समय पर क्या होता है, आपकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनमें मैच्योरिटी आना शुरू हो जाता है. आपकी जो रिप्रोडक्शन करने वाली सेल्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी. एंड दे आर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स ऑल्सो लाइक स्पर्म्स, लाइक एग. ठीक है, वो बनाना शुरू कर देती हैं. तो उस टाइम पर आपकी जो बॉडी की जो दूसरी तरह की जो ग्रोथ है, जो आप लंबाई में बढ़ रहे थे या फिर आप जो है ग्रो कर रहे थे, वो आपकी उस तरह की जो ग्रोथ है वो आपकी रुक जाती है. दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी. ये आपका जो एडोलसेंस का पीरियड है आपका क्या कहलाता है, प्यूबर्टी. तो सवाल आपसे यहाँ से बनेगा, प्यूबर्टी क्या है. प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी ये है कि बॉडी ग्रोथ का स्लो हो जाना और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर. तो इसको क्या कहते हैं, ये एज आपकी एडोलसेंस की ये वाली एज आपकी क्या कहलाती है, प्यूबर्टी कहलाती है. ठीक है ना. तो यानी प्यूबर्टी आनी मतलब रिप्रोडक्टिव एज शुरू हुई. अब नेक्स्ट है, so how do all the changes that we are talked about link to the reproductive process? We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. ये हमने पढ़ा है ना कि भाई सेक्सुअल मोड में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खास बात ये होती है कि दो गैमेट्स जो होते हैं वो आपके जुड़ते हैं, फ्यूज करते हैं. ठीक है ना. यही खास बात है रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल की तो यही बात है कि दो गैमेट आएंगे, दोनों फ्यूज करेंगे. दिस कैन हैपन बाय एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल. ये कब होता है कि जब जर्म सेल रिलीज होती हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है, हैपन इन द फ्लावरिंग प्लांट. जिस तरह से प्लांट में हुआ था कि भाई जर्म सेल जो रिलीज हुई और दे विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट, फॉर द जाइगोट बिफोर द एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो से सीड. लाइक और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल जॉइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर. तो ये प्लांट में ऐसा था कि प्लांट के अंदर जो गैमेट है, मेल गैमेट जो है वो पॉलन ग्रेन के अंदर था और पॉलन ग्रेन उसको कैरी करके बाई एयर, बाई इंसेक्ट, बाई एनीथिंग उसको फीमेल के पास लेकर के आते हैं. मेल गैमेट को पॉलन ग्रेन लाते हैं. ठीक है.
तो वहाँ तो ऐसा होता है प्लांट में, तो भाई आपके पोलन ग्रेन लेके जाते हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है कि आपके जो स्पर्म्स हैं, आपके जो एग हैं, उनको आप एक्सटर्नली रिलीज कर दें और एक्सटर्नली रिलीज करने के बाद दे विल ज्वाइन, क्योंकि भाई एक मीडियम चाहिए होता है, एक माध्यम चाहिए होता है दोनों तरह की सेल्स को, मेल और फीमेल गैमेट को आपस में लेके जाने के लिए एक पास, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है हमारे में इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स होता है, यानी जर्म सेल्स को बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो दोनों मीट कर सकें, ठीक है, दोनों की मीटिंग हो सके, फ्यूजन हो सके, ठीक है। इट हैपन इन एनिमल, मैनी एनिमल्स में ऐसा होता है, बहुत सारे एनिमल्स ऐसा करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि इफ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मेटिंग, their state of sexual maturity must be identifiable by other individuals, ठीक है ना। many changes during puberty such as new hair growth patterns signals that sexual maturation is taking place, ये बहुत सारे signals होते हैं कि भाई sexually maturance आ गई है। नहीं, on the other hand, the actual transfer of germ cell between two people need special organs for the sexual act, such as penis when it becoming erect. In mammals such as human, the baby is carried in the mother's body for a long period. यहाँ मदर जो है बच्चे को बहुत दिनों तक रखती है and will be breastfed later, बाद में उसकी पोषण का भी ध्यान रखती है, उसके न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। And the female reproductive organ and breast will need to be mature accommodate these possibilities, ठीक है ना। And let us look at the system involved in the process of sexual reproduction. तो यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, ठीक है। फिर आगे जैसे इन्होंने बताया वैसे वैसे देखते हैं। देखिए ऐसा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं, फिर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सपोज करो ये आप जैसे हमने कहा था कि प्लांट के अंदर मेल जो सेल्स होती हैं वो आपकी एंथर में होती हैं, ठीक है, ये बताया था। इस तरह यहाँ पर हमारे जो मेल जो जर्म सेल्स फॉर्म होंगी दे आर इन टेस्टिस, वो कहाँ पर होंगी फॉर्म, टेस्टिस में होंगी। और टेस्टिस जो है दे आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी इन मेल इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द स्क्रोटम। स्क्रोटम में टेस्टिस होते हैं लाइक दिस। इनका क्या काम होता है टेस्टिस का, दे आर फॉर्मिंग द जर्म सेल्स, दे आर फॉर्मिंग द गैमेट्स, दे आर फॉर्मिंग द मेल गैमेट्स, ठीक है। और कैसे कैसे करते हैं ये मैं आपको पढ़ाता हूँ, अभी बताता हूँ। देखो मान लो कि सपोज करो ये टेस्टिस है एक, ऐसा आप समझने की कोशिश करना। तो टेस्टिस आपका कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं आपके स्क्रोटम में। ये क्यों लोकेटेड होते हैं स्क्रोटम, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। आपके टेस्टिस को अगर हम कहें कि आपका टेस्टिस अंदर से कुछ कंपार्टमेंट्स में बटा होता है, ऐसे बताएं कि भाई इनके इसके अंदर क्या होता है, कुछ कंपार्टमेंट्स बटे होते हैं लाइक दिस। ऐसे नहीं होते, वो हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन कंपार्टमेंट्स को, ये कंपार्टमेंट जो होते हैं इनको हम कहते हैं भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सॉरी इनको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इनको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, हर एक लोब्यूल के अंदर लगभग 1 से 3 तक कुछ ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर मिलती हैं, ठीक है। ये भी समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, ऐसे मान लो, ठीक है। इनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर आप एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखें, सेक्शन काट के उसका देखें, तो अगर मान लो ये आपका एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो अंदर एक लाइनिंग है, ये सेल्यूलर लाइनिंग, ये वाली यहाँ सेल्यूलर लाइनिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है। इस सेल्यूलर लाइनिंग का क्या काम होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं इनको हम कहते हैं जर्मिनल इपिथीलियम, ठीक है, आपकी जर्मिनल इपिथीलियम की सेल है। किसके अंदर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। टेस्टिकुलर लोब्यूल किसके अंदर है कंपार्टमेंट, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस किसके अंदर बंद है, स्क्रोटम के अंदर बंद है, ठीक है, बाहर, बॉडी से बाहर होता है। अब क्या होता है, ये जर्मिनल एपिथेलियम की सेल आपकी जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इनमें मियोसिस होती है भाई, क्योंकि गैमेट बनाने के लिए ये डिप्लॉयड सेल्स हैं, कल बताया था प्लांट में जैसे डिप्लॉयड है, इनको क्या बनाना है, स्पर्म बनाना है। स्पर्म आपका कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा,
ठीक है, जैसा आपको शुरू में समझाया था। तो हैप्लॉइड स्पर्म बनाना है क्योंकि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, 2n से n करना है, तो भैया यहाँ क्या होगा, मियोसिस होगी। यानी मियोसिस किसके अंदर चलती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। मियोसिस कहाँ चलेगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर चलेगी मियोसिस। उससे यहाँ पर क्या होगा, ये सेल डिवाइड करेगी। आपको पता है मियोसिस कैसे होती है, एक सेल से 2 सेल बनती हैं, 2 से 4 सेल बनती हैं, और चारों सेल जो नई बनती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं। तो ये मियोसिस आपकी कहाँ चलेगी, यहाँ। और स्पर्म आपका फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर जो सेल्स होती हैं वो आपकी क्या फॉर्म करती हैं, स्पर्म्स को फॉर्म करती हैं, लाइक यहाँ पर जैसे कर रही है। ठीक है, फिर आपका होता क्या है, यहाँ टेस्टिस से, ठीक है, टेस्टिस के अंदर से स्पर्म कई डक्ट से होते हुए टेस्टिस से बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकलने पर जो डक्ट इनको कैरी करती है, जो डक्ट इनको स्पर्म्स को कैरी करके बाहर लेके जाएगी, and that is called as vas deferens. As you can see in this diagram, there is a duct that is carrying the sperm from the testis to the body like abdomen towards the upside. जो लेकर जा रही है वो आपकी क्या है, vas deferens है, इसको कहते हैं vas deferens। सवाल आएगा vas deferens क्या करती है। vas deferens will carry the sperms from the testis to the upside abdomen side to the body and finally जाकर के आगे जाकर के क्या करती है अभी बताते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये इतना तो आप समझ गए हो, वैस डिफरेंस का काम है, क्या कर रही है, कैरी कर रही है। अब आपको बताते हैं कि भाई टेस्टिस आपके बाहर स्क्रोटम में क्यों है, व्हाई द टेस्टिस आर रिसाइड आउटसाइड द बॉडी इन द स्क्रोटम। भाई बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि भाई जो आपके टेस्टिस है ना, दे कांट मेक द स्पर्म इनसाइड द बॉडी। इफ द टेस्टिस आर लोकेटेड इन द बॉडी, तो बॉडी टेम्परेचर पर, एट द बॉडी टेम्परेचर दे कांट इवन एबल टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स देयर। तो बॉडी टेम्परेचर पर स्पर्म नहीं बनते, बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 to 2.5 लो, समझ रहे हो, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। दैट्स वाई टेस्टिस आर रिसाइड इन द स्क्रोटम। ठीक है ना, स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम का क्या काम है, स्क्रोटम भाई हैविंग 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर, ठीक है ना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है ना, ये काम है स्क्रोटम का। ठीक है ना, तो स्क्रोटम में मसल्स होती हैं, वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टेस्टिस को मूव करती रहती है बॉडी की तरफ और बॉडी से बाहर। उसके बाद आप देखें डायग्राम में, उसके बाद आप यहाँ देखें, यहाँ आपको दिखेगा कि भाई ये जो आपकी क्या बोलते हैं इसको, ये आपकी वैस डिफरेंस है जो जा रही है यहाँ से, वैस डिफरेंस ये जा रही है, वैस डिफरेंस से ज्वाइन आगे आकर के ये आपकी एक ग्लैंड है, इसका नाम है सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल आपकी क्या बनाती है, एक शुगर बनाती है, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज नाम की शुगर बनाती है। ये शुगर जो है स्पर्म्स का खाना पीना है बेचारों का ना। स्पर्म बेचारे क्या खाते हैं, फ्रक्टोज खाते हैं। उनको खाना पीना टिफिन में कौन देती है, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल की डक्ट, एज यू कैन सी लाइक ये डक्ट, छोटी सी जो डक्ट है यहाँ पर जहाँ मैंने मार्क किया है, ये सेमिनल वेसिकल की डक्ट ज्वाइन करती है वैस डिफरेंस को, और फिर आगे एक डक्ट बन जाती है ये यहाँ पर। ठीक है, ये जो डक्ट बनती है भाई बच्चों, इसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, नाउ इजैकुलेटरी डक्ट फर्दर आगे आती है और यूरिथ्रा में खुलती है, जो कि यूरिथ्रा आपकी कहाँ से आई है, यूरिनरी ब्लैडर से। यहाँ क्या है, यूरिन है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा आई है, यूरिथ्रा को ज्वाइन कर लेगी इजैकुलेटरी डक्ट फर्दर। यहाँ एक और ग्लैंड, सिंगल ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये आपकी सिंगल ग्लैंड होती है, ये कवर करती है। आपकी सेमिनल वेसिकल 2 होती हैं, डबल होती हैं, एक इधर से एक उधर वाले पे भी 2 टेस्टिस होते हैं, दोनों का होगा ना, ये दोनों में जुड़ी होंगी। फिर आगे आपको एक और ग्लैंड ये दिखाई दे रही है, ये दिखाई है, ये यहाँ पर, इसको नाम नहीं लिखा इन्होंने, ये आपकी कहलाती है कॉपर्स ग्लैंड। इस कॉपर्स ग्लैंड का काम होता है कि कॉपर ग्लैंड जो है, यूरिथ्रा में आपकी यूरिन होता है, यूरिथ्रा में यूरिन रहेगा भाई, तो उस यूरिन को हटाने का, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है कॉपर्स ग्लैंड। ये एक सिक्रीशन करती है जो कि आपका बेसिक सिक्रीशन होता है। ये आपकी यूरिथ्रा में से एसिडिक कंडीशंस को हटा देगा। क्यों हटा देगा, क्योंकि भाई वहाँ एसिडिक कंडीशन नहीं चाहिए होती हैं,
क्योंकि वहाँ पर अगर एसिडिक कंडीशन रहेंगी तो आपका जो स्पर्म हैगा वो डाइड मर जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या बनाती है, स्पर्म के लिए प्लाज्मा जैसी स्ट्रक्चर चीज बनाती है। तो ये प्रोस्टेट का सिक्रेशन, सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन, इनका कॉपर्स का सिक्रेशन, सबका सिक्रेशन मिल करके प्लस स्पर्म मिल करके बनता है सीमेन। और फिर वो सीमेन जो है आपका यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट यानी इस पाथ से बाहर आता है पेनिस के थ्रू। तो ये आपका ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आपसे डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है पेपर में कई बार। एक बार आप देखिए इसको, मैं दिखाता हूं आपको। देखो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आपको टेस्टिस दिखेगा, टेस्टिस के अंदर के कंपार्टमेंट्स दिखेंगे, लाइक ये देखा लोब्यूल्स लिखा है, ठीक है। टेस्टिस के लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल के अंदर आपको दिखेंगे ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रही है, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है आपका, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को काट के देखते हो तो आपको इसके अंदर इस तरह से कटिंग दिखाई देगी, और इसके अंदर आपकी सेल्स हैं। यहाँ पर वो सेल्स हैं जो कि आपकी जर्मिनल सेल्स हैं, लाइक यहाँ पर वो सेल्स हैं जिनमें डिवीजन होगा, जो डिवाइड करेंगी, और जी डिवाइड कर करके आपकी क्या बनाएंगी, स्पर्म बनाएंगी। और यहाँ दूसरी तरह की सेल्स होती हैं, उनको कहते हैं सर्टोली सेल। ये आपको जानना नहीं है, या बच्चों की, अभी आप छोटे बच्चे हो ना तो आपको इतना नहीं जानना है। ये सेल होती है, ये स्पर्म का नरिशमेंट करती हैं बेचारी। यहाँ एक और सेल्स है इंटरस्टिशियल सेल, ये हार्मोन बनाती हैं, मेल हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं, मेल हार्मोन आपका होता है टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, ठीक है, ये वाली सेल। तो ये आपको जानना नहीं है, ये नरिशमेंट करती हैं, ये भी कोई दिक्कत जानना नहीं है। ये जान लो कि इसका प्रोसेस तो जान ही लो कम से कम कहाँ चलता है, कम से कम ना। टेस्टिस के अंदर यहाँ पर स्पर्म बनते हैं, यहाँ बहुत सारे स्पर्म होते हैं। फिर देखो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म आपको दिखाया कैसे होता है, मियोसिस। ये एक सेल होती है डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल में मियोसिस हो रही है, मियोसिस के बाद ये 4 सेल बनती हैं। फिर ये 4 सेल जो है नरिशमेंट लेने के बाद स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, लाइक इस तरह से। एक स्पर्म आपका ऐसा होता है, उसकी हेड होता है, मिडल पीस होता है, टेल होती है, और ये एनर्जी लेकर के चलता है, मूवमेंट करता है। मूवमेंट करने के बाद ये पहुंचता है कहाँ पर, जब ये इंसेमिनेशन के बाद फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट में जाते हैं तो वहाँ चल के जाते हैं, फर्टिलाइजेशन में काम आते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वापस से वहीं पे। यहाँ लिखा है आपकी बुक में कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूसेस द जर्म सेल एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस, ये तो पता ही है हमें। दिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम में क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर चाहिए होता है कम, क्योंकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता है। ये आपका पेपर में सवाल आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है नेक्स्ट के वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन। हमें पता है कि टेस्टिस का क्या रोल होता है सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन। हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। मैंने आपको अभी बताया कौन सी सेल बनाती हैं, वो इंटरस्टिशियल सेल बनाती हैं। नेक्स्ट लिखा है इन द प्रीवियस चैप्टर इन द एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस लाता है। मतलब ये आपकी बॉडी में जो मेल के जो चेंजेस हैं, जो मेलनेस को दर्शाते हैं, उन चेंजेस के लिए भी आपका ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस। ये मैंने आपको बता दिया कि स्पर्म्स को लेकर के वास डिफरेंस कैरी करेगी, वास डिफरेंस कैरी करके स्पर्म को लेकर के जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर की जो डक्ट होती है उससे कनेक्ट करती है। लिखा है द यूरिथ्रा 10, इन्होंने सीधा खत्म कर दिया, ठीक है ना, इन्होंने कुछ नहीं बताया। बाकी इन्होंने कहा कि भाई जो वास डिफरेंस है वो ले गई है, जाकर के यूरिथ्रा से जुड़ गई है। और इन्होंने कहा कि हमारे में जो है कॉमन पैसेज होता है, जहाँ से स्पर्म भी आते हैं और यूरिन भी आते हैं। अलोंग द पाथ ऑफ द वास डिफरेंस ग्लैंड्स बता दिया, ग्लैंड लगी होती हैं, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल एंड अदर सिक्रीशंस। प्रोस्टेट का सिक्रीशन, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन और बल्बो कॉपर्स का सिक्रीशन, वो मिलकर के स्पर्म के साथ में बनाता है सीमेन, ठीक है ना, एंड विच मेक देयर ट्रांसपोर्ट ईजियर एंड दिस फ्लूइड इज प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लिए इसमें क्या बताया मैंने, फ्रक्टोज होता है, ठीक है, वो ध्यान रखना। एंड द स्पर्म आर टीनी बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि उसमें हैप्लॉइड होते हैं, डीएनए होता है, मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, एक लंबी टेल होती है जो कि आपकी हेल्प करती है उसको मूवमेंट करने के लिए फीमेल गैमेट के तरफ, फीमेल गैमेट की ओर जब वो मूवमेंट करता है तो उसमें उसकी मदद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है आपको मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को देख लीजिए, ये आपको पेपर में बहुत बनाने को आता है, ठीक है ना, ये आपके पेपर में बनाने को पूछ ले जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाइए। ईजी है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
देख सकते हो आप यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 ओवरी आपकी लगी हुई हैं। ये 2 ओवरीज हैं जो कि आपकी यहाँ इस एरिया से कनेक्टेड होती हैं। इसके बाद यहाँ आप देखोगे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको कहते हैं ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। ये आपकी क्या है, ओविडक्ट है या फिर इसको कहेंगे फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और ये यूट्रस है नीचे, जो इन्वर्टेड पियर शेप इसको कहा जाता है, इन्वर्टेड पियर शेप होती है आपकी। इसके अंदर आपको कुछ लाइनिंग्स दिखाई दे रही हैं, जिनमें से इंटरनल जो लाइनिंग है इसकी ये इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। इसके बीच में एक और लेयर होती है, उसको कहते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम सबसे बाहर होती है पेरीमेट्रियम, ठीक है। और ये सर्वाइक्स होती है, ये वजाइना होती है। तो वजाइना से जो स्पर्म्स होते हैं सर्वाइक्स से होते हुए यहाँ जाते हैं। ये ओवरी आपकी क्या बनाती है, एग बनाएगी। वो एग आपका रिलीज होता है यहाँ बाहर, उसको ये फैलोपियन ट्यूब कैरी कर लेती है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट इसका इनफंडिबुलम कहलाता है, इनफंडिबुलम। इसके बाद ये वाला पार्ट इसका जो चौड़ा सा होता है इसको कहते हैं एम्पुला। इसके बाद ये वाला पार्ट इसका कहलाता है इस्थुमस, ठीक है। तो ये 3 पार्ट होते हैं। आपका जो एग होगा यहाँ से रिलीज होगा, जो वो यहाँ पहुँचेगा, एम्पुला में पहुँचता है, इस पार्ट में पहुँचता है। इधर से स्पर्म्स आते हैं, इधर से स्पर्म आएंगे एंड स्पर्म विल फर्टिलाइज विद द एग इन एम्पुला रीजन। इस रीजन में यहाँ फर्टिलाइज करेंगे और जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आपसे बनाने के लिए पूछ लेते हैं। बाकी चीज़ें इन्होंने नहीं बताई हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे क्या होता है, उसको देख लीजिए। जिस तरह हमने मेल में बताया थोड़ा सा आपको स्पर्म के बारे में कि कहाँ बनते हैं, इस तरह मैं आपको ओवरी के बारे में बता देता हूँ कि ओवरी में स्पर्म जो एग का फॉर्मेशन है, ओवरी में भी इसी तरह की जो लाइनिंग है मिलती हैं, जिनमें की सेल्स होती हैं डिवाइड करने के लिए, जो एग का फॉर्मेशन करती हैं वो वाली सेल्स इनमें पाई जाती हैं। तो लेकिन यहाँ थोड़ा सा ओवरी के केस में थोड़ा सा चेंज है, ज़रा सा फ़र्क है। मेल में ये सारी चीज़ें कब आकर होती हैं, रिप्रोडक्टिव एज के आने पर होती हैं। लेकिन ह्यूमन फीमेल्स में ये सब तभी शुरू हो जाता है तब वो लड़की पैदा भी नहीं हुई होती है। आप ये बात समझने की कोशिश करना, जब वो लड़की पैदा भी नहीं हुई होती तो उसके अंदर जो ओवरी के अंदर जो सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग लेंगी, उनमें वहीं पर ही जब वो माँ के गर्भ में होती है, यूट्रस में होती है, तभी उसमें डिवीज़न शुरू हो जाता है उसकी ओवरी में। मतलब मेल्स में तो प्यूबर्टी आने पर ऐसा होता है, लेकिन फीमेल में जो ओवरी होती है उसमें डिवीज़न जो है सेल्स में वहीं शुरू हो जाता है। डिवीज़न कौन सा, डिवीज़न वही होगा, मियोसिस ही होगी। एक सेल से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी। लेकिन होता क्या है कि वो डिवीज़न शुरू होने के बाद यहाँ इस पॉइंट पर अरेस्ट हो जाता है। यहाँ आप समझो, यहाँ बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल, लाखों सेल्स बनी होती हैं ओवरी में। जब वो पैदा होती है लड़की, तो वो ऐसी सेल्स के साथ पैदा होती है उनकी ओवरीज में, जिसमें हर एक सेल में, हर एक में मियोसिस डिवीज़न शुरू हो चुका है और अटका हुआ है, अरेस्ट हुआ है, ठीक है। और हर एक जो है उनके ऊपर, हर एक सेल के ऊपर एक कवरिंग हो चढ़ जाती है। इस तरह से एक कवरिंग लेके फॉलिकल बना लेते हैं, लाइक फॉलिकल जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और फिर इन फॉलिकल्स के साथ बेबी का जन्म होता है। फिर वो प्यूबर्टी जब आती है 12 और 13 और 14 ईयर ओल्ड होती है, तब इनमें से किसी एक में क्या शुरू होती है, मियोसिस शुरू होती है, डिवीज़न शुरू होता है, ठीक है। यहाँ से डिवीज़न शुरू होने के बाद देखो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती रहती है। बस आप ऐसे ही देख लो, आपको ज़्यादा जानना नहीं है। इस तरह बनती रहती हैं, फॉलिकल चलते रहते हैं, डिवीज़न कंटिन्यू। और फिर इनमें से मियोसिस के आधी मियोसिस हो जाती है। यहाँ पर आधी मियोसिस मतलब यहाँ तक, इस तरह तक 4 नहीं बनी होती, 1 से 2 बनी होती है, इतनी हो जाती है, इतने तक, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। तो जब जिस दिन से बनना शुरू होती हैं उस दिन से लगभग 14th डे, 14वें दिन पर जा कर के
14 दिन हो जाते हैं, मान लो बनते बनते डिवीजन शुरू हो जाता है, 14वां दिन हो जाता है, उस दिन जा करके इस ओवरी के अंदर से एक सेल रिलीज होती है। ठीक है, एक सेल रिलीज होगी, ये वाली। अभी ये इसके आगे का डिवीजन नहीं हुआ होता, इस बात को ध्यान रखना। मियोसिस आधी हुई होती है, पूरी नहीं हुई होती, और एक सेल रिलीज होती है, इसको हम कहते हैं ओवम। ठीक है, ओवम रिलीज होता है यहाँ, इसको कहते हैं ओवम, ये ओवम है। ठीक है ना। तो दूसरा डिवीजन जो इसमें आगे का जो डिवीजन होता है, मियोसिस 2 जो है, ये वाला डिवीजन जो है, ये तब होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन जब होता है तभी डिवीजन होगा अगले वाला, उसके पहले अगले वाला डिवीजन नहीं होगा। तो यहाँ जो एग रिलीज होता है वो अभी उसकी मियोसिस पूरी नहीं हुई होती और वो यहाँ आता है। इसमें लगभग 14 दिन लग जाते हैं, 14th डे तक ये रिलीज होता है, 14वें दिन तक। शुरू जिस दिन बनना होगा उससे 14वें दिन रिलीज होगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से, इस पोजीशन से, इस पॉइंट से अगर हम कहें ये आपकी ओवरी है और ये यहाँ पर आपकी फैलोपियन ट्यूब है, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है, सपोज करो ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है, ये यहाँ पर है। ठीक है, और ये आपका एग है। ठीक है, ये यहाँ पर रिलीज हुआ है। ये आपका एग कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा इसमें, और इसका ये पार्ट क्या है, एम्पुला है, इसमें पहुँचेगा, एम्पुला में पहुँच जाएगा, यहाँ पर जा कर के पहुँच। अगर भाई मान लो एट द सेम टाइम, जिस टाइम ये यहाँ पर पहुँचा है उसी टाइम पर स्पर्म, इधर से स्पर्म आ जाते हैं 14वें दिन, जिस दिन ये बनना शुरू हुआ था 14वें दिन से ही स्पर्म यहाँ, उसी दिन स्पर्म आ जाते हैं। 24 घंटे तक ये वेट करता है स्पर्म का। अगर मान लो यहाँ स्पर्म आ जाते हैं तो स्पर्म आने के बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, और जाइगोट बनने के बाद फर्दर जाइगोट का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, और जाइगोट जो होगा वो आपका इस फैलोपियन ट्यूब में डेवलप करता हुआ, डिवाइड करता हुआ इधर जाना शुरू हो जाएगा। एक ऐसे कई सेल का बनना शुरू हो जाएगा, लाइक इस तरह से, और यहाँ जाता रहेगा आगे, फिर वो यहाँ पहुँच जाएगा जाइगोट फर्दर। ठीक है, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे आ गया जाइगोट। ठीक है, अब वो क्या बन गया है, एम्ब्रियो। अब वो क्या बन गया है, एम्ब्रियो बन गया, यहाँ पहुँच के। ठीक है, कहाँ पहुँच के, यूट्रस में आ गया है। अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता, अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता, अगर 14वें दिन स्पर्म नहीं आए होते तो क्या होता। ठीक है ना। तो भाई होता ये कि ये एग जो है 24 घंटे वेट करता, फिर ये इसकी वायबिलिटी ख़त्म हो जाती, फिर ये चलता रहता है इधर इधर, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, ऐसे दिन था 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये लगभग 28th डे पर, जिस दिन से बनना शुरू हुआ था, जिस दिन से एग बनना शुरू हुआ था उससे 28th डे पर ये यहाँ पहुँच जाएगा, इस पोजीशन पर पहुँच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उस टाइम पर इस ओवरी के अंदर की जो लाइनिंग, इस यूट्रस की जो लाइनिंग मैंने आपको पीछे बताई थी, इसके अंदर क्या होती है, लाइनिंग होती है, ये एंडोमेट्रियम जिसको मैंने कहा था। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका एम्ब्रियो है वो इस लाइनिंग के अंदर जाएगा, इस लाइनिंग के अंदर घुस जाता है, यहाँ पर ट्रांसप्लांट हो जाता है। ठीक है, इम्प्लांट हो जाता है, इसके अंदर घुस जाएगा, एंडोमेट्रियम के अंदर घुस के इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, तो उसके बाद आपका जो एम्ब्रियो होता है वो यहाँ पहुँचता है, इस लेयर के अंदर इम्प्लांट कर जाता है। ये लेयर आपकी उसको नरिशमेंट, फर्दर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। यहाँ पर यहाँ प्लेसेंटा बन जाएगा और वो प्रेगनेंसी कही जाएगी, प्रेगनेंसी आ जाएगी। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और ये आपका जो एग है, ओवम जो है, ये आपका यहाँ पर आ जाता है, तो आफ्टर 28th डे स्टार्टिंग से, मतलब अगर यहाँ से ओवम बनना शुरू हुआ था फर्स्ट डे से, तो आफ्टर 28th डे ये जो आपकी एंडोमेट्रियम है, इट विल ब्रेक ऑफ, स्लो ऑफ, एंडोमेट्रियम विल ब्रेक डाउन, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, ये एंडोमेट्रियम आपकी टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। और ये एग और ये एंडोमेट्रियम और सब कुछ जो कि यहाँ इसलिए बनाया गया था कि भाई नरिशमेंट, मतलब एम्ब्रियो आएगा, मतलब इनको क्या लगता है, यूट्रस को क्या लगता है कि एम्ब्रियो आएगा, ये हमेशा ही क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, लाइक एंडोमेट्रियम बनाते हैं हर बार। आज जैसे इन्होंने अभी टूट जाती है, मान लो यहाँ से आज एंडोमेट्रियम टूट जाएगी ये, और ये सब कुछ एग वगैरह टूट के बाहर निकल जाएगा। अगेन एट द सेम टाइम, जिस टाइम ये टूटा है उसी टाइम ओवरी के अंदर दूसरा एक
जो ये आपका स्ट्रक्चर थी यू साइट जो था ये आपका, जिसके अंदर मियोसिस रिज्यूम होनी थी, उसमें दोबारा से मियोसिस शुरू हो जाती है। जिस दिन ये ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है उसी दिन एट द सेम टाइम आपकी ओवरी के अंदर दोबारा से अगेन मियोसिस शुरू हो जाती है। फिर ऐसे ही अगले 14 दिन बाद फिर एक एग रिलीज होता है, फिर वो आपका यहाँ फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, फिर फैलोपियन ट्यूब में वो वेट करता है। अगर स्पर्म आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भैया क्या होगा, फिर से ये आपका इधर आएगा, फिर इट विल आफ्टर 28 डेज बाद ये फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस जो चलता रहता है, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ से यहाँ तक शुरू से मान लो यहाँ से शुरू करें 1 से, तो आफ्टर 14th डे, अगर 14th की बात करें तो यहाँ इसमें ओवुलेशन होता है, ठीक है। ओवुलेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन अब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भाई ये जाएगा 28th डे तक। यहाँ फिर एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होगा, एंडोमेट्रियम टूटेगी तो फिर उसके अगले दिन से दोबारा से फर्स्ट डे है, इट इज़ द फर्स्ट डे, नेक्स्ट डे इज़ फर्स्ट डे, दोबारा से फिर फर्स्ट डे शुरू हो जाएगा। और फर्स्ट ये पूरा जो साइकिल होता है, इस साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आपका क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ह्यूमन फीमेल जो है, हम प्राइमेट्स जो होते हैं, हमारे में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। उस साइकिल में फीमेल में हर महीने एक एग बनता है, फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एग विल रिलीज आउट फ्रॉम द यूट्रस विद द लेयर्स ऑफ द यूट्रस, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम, ठीक है, उससे बाहर आ जाता है। तो इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। लेकिन मेल्स में प्यूबर्टी आने पर ही होता है, मेल्स में प्यूबर्टी आने पर ही फॉर्मेशन ऑफ मतलब मियोसिस शुरू होती है। फीमेल में ये ध्यान रखना, मियोसिस शुरू तो हो जाती है जब वो लड़की पैदा भी नहीं होती तब, लेकिन फिर बाद में ऐसा होता है कि मियोसिस रिज्यूम करती है प्यूबर्टी आने पर। यहाँ लिखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ लिखा है कि फीमेल जर्म सेल और एग आर मेड इन द ओवरीज, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स, कुछ हार्मोन बनते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन। लुक एट द फिगर दिस वन, आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फिगर हमने देख ही लिया, आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है व्हेन ए गर्ल इज बोर्न द ओवरी ऑलरेडी कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर एग। ये मैंने आपको अभी बताया, एक लड़की जब पैदा होती है तो उसके पास 1000 ऑफ एग्स तभी होते हैं, एग्स तो नहीं होते, वो oocyte कहते हैं उनको ना, oocytes। फिर बाद में वो मेच्योरिटी आने पर उनमें मियोसिस शुरू होती है। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग। 1 एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय 1 ओवरी, हर एक ओवरी हर महीने एक एग बनाती है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है अभी। एंड द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू द थिन ओविडक्ट, और फैलोपियन ट्यूब उसको कैरी करती है। द 2 ओविडक्ट यूनाइट इनटू द इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूट्रस, उसको यूट्रस कहते हैं। यूट्रस आपकी सर्वाइक्स के थ्रू वजाइना में खुलती है। द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर स्पर्म एंटर करते हैं, दे ट्रेवल अपवर्ड, अब ऊपर जाते हैं, एंड रीच द ओविडक्ट, ओविडक्ट में पहुंचते हैं, वेयर दे मे एनकाउंटर द एग। सवाल आएगा आपसे, कहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, आप बताओगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ओविडक्ट के अंदर। नेक्स्ट है द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट में डिवीजन शुरू हो जाएगा, स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म अ बॉल लाइक एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बना लेगा। एम्ब्रियो जाएगा, जाकर के इम्प्लांटेड हो जाएगा कहाँ, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में। लाइनिंग ऑफ द यूट्रस को क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में जाकर के हो जाएगा लाइन, सॉरी इम्प्लांट, अंदर घुस जाएगा उसके। वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो, वहाँ वो ग्रो करते हैं, फीटस बनते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो से क्या बनता है, फीटस बनता है ना, फीटस 2 महीने बाद लगभग बनता है ना। वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शंस that the mother body is designed to undertake the development of child, hence the uterus prepare itself every month। देखो मैंने पढ़ा यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ, हर महीने यूट्रस अपने आप को तैयार करती है, अपने लेयर्स को दोबारा बनाती है, ठीक है ना, ताकि जो है उसको लगे कि भाई एम्ब्रियो को नर्चर करना है, उसको लगता है एम्ब्रियो आएगा, तो वो हर महीने तैयार करती है। एंड द लाइनिंग थिकनेस एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, उसके अंदर ब्लड की सप्लाई होती है बहुत ज़्यादा, तो नरिशमेंट होता है, तो इसलिए वो ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट करती है। अगर एम्ब्रियो नहीं आता, द एंडोमेट्रियम विल फॉल डाउन, ब्रेक डाउन, ठीक है, एट द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट पैराग्राफ है द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड एज द प्लेसेंटा। बच्चा जो होता है वो प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, माँ से। प्लेसेंटा जो है एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो कि यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम होती है उसके अंदर होती है, विच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल।
इट कंटेन विलाई, उसमें विलाईज रहती हैं ऑन द एम्ब्रियो साइड एंड द टिश्यू, ठीक है, एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, ऑन द मदर साइड द ब्लड स्पेसिस। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है जो 12th क्लास में भी नहीं बताई गई है कि मदर की साइड पे केवल ब्लड के खाली जगह होती है, बच्चे की साइड पे टिश्यू रहता है। बैरियर्स जो होते हैं वो 3 होते हैं, बच्चे की तरफ 3 बैरियर होते हैं टिश्यू के, माँ की तरफ केवल ब्लड भरा रहेगा। विच सराउंड द विलाइज, विलाइज जो होती है लाइक प्लेसेंटा आपका ऐसा है, मान लो ये आपका एम्ब्रियो है, इसके साइड में इधर विलाइज होती हैं, ये विलाइज ये विलाइज जो है प्लेसेंटा फॉर्म करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट लिखा है कि भाई दिस प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। ये इसका काम होता है प्लेसेंटा का कि न्यूट्रिशन को, गैसेस को, ऑक्सीजन को बच्चे में पहुंचाता है वहाँ से। और डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट, जो वेस्ट सब्सटेंस होता है बच्चे का, उसकी किडनी तो काम नहीं कर रही होती बच्चे की ना, तो बच्चे का वेस्ट जो होता है वो माँ में ही भेजा जाता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है ना। एंड द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ का प्रेगनेंसी पीरियड होता है। The child is born as a result of the rhythmic contraction of the muscles in the uterus. Muscles में जो contraction होता है at the time of the delivery, जो इसकी layers होती हैं उनमें contraction होता है जिसके कारण बेबी का जन्म होता है, उसे डिलीवरी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा है नीचे भाई अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो भाई आपका जो ओवम होगा वो आएगा यूट्रस में आफ्टर सम टाइम और रिलीज हो जाएगा बाहर। लिखा इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लाइज फॉर अबाउट द डे, एक दिन 24 घंटे का इसका टाइम होता है। इट विल वेट फॉर 24 आवर्स एंड सिंस द ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, ठीक है ना, हर महीने एक एग बनाती है। द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इट सेल एवरी मंथ, यानी आपको समझाया अभी कि यूट्रस भी टूटती है, हर महीने नहीं बनती है। टू रिसीव ए फर्टिलाइज एग, एक फर्टिलाइज एग को रिसीव करती है, ठीक है ना। रिसीव करने के लिए उसको लगता है कि हर महीने फर्टिलाइज एग आएगा और वो अपने आप को तैयार करती है, जब नहीं आता फिर टूट जाती है। Thus its lining become thick and spongy. This would be required for nourishing the embryo in it fertilization had taken place. अगर fertilization taken place यानी हो जाता है तो उसको लगता है कि भाई नरिशमेंट करना पड़ेगा एम्ब्रियो का। Now however this lining is not needed any longer. तो जब fertilization नहीं हुआ तो उसकी जरूरत ही नहीं है। And so the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and the mucus. तो ये टूट जाएगी और ब्लड की फॉर्म में बाहर आ जाती है। The cycle takes place roughly every month and is known as the menstruation. इसको क्या कहते हैं? menstruation cycle. It usually lasts for about 2 to 8 days. मतलब ये menstruation cycle, menstrual cycle का ये लास्ट पहला पार्ट है menstruation। मतलब menstruation जब ब्लड वेजाइना से बाहर आता है, जब लाइनिंग टूटती है तो वो 2 से 8 दिन तक का होता है। हार्डली इट विल टेक 5 days, ठीक है। और ध्यान रखना जिस दिन ये टूटती है उसी दिन ओवरी के अंदर एक नया एग बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, मियोसिस फिर से शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, यहाँ तक पढ़ते हैं। बार बार एनसीईआरटी को पढ़ना, कई बार एनसीईआरटी पढ़ना है, इसी से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे। यही इंपॉर्टेंट है, यही बुक आपको पढ़नी है। इससे आगे आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो 12th क्लास में अगर बायोलॉजी लेते हैं तो वहाँ आप पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटे वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।